हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट में एक जो टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान उसको पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आपातकाल एक्चुअली होता क्या है। तो जो आपातकाल है, जैसे आपने ये सिचुएशन तो फील की होगी ना कि जब डॉक्टर हमें बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है और हमें आईसीयू में ले जाना पड़ेगा बहुत जल्दी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो क्या मतलब है इस बात का? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब है कि हमें सुपर पावर किसी को देनी पड़ेगी। और अगर सुपर पावर किसको देनी पड़ रही है हमें उस मेडिकल कंडीशन में, हम सुपर पावर दे रहे हैं डॉक्टर को। ठीक है। तो अगर डॉक्टर की जगह, मेडिकल कंडीशंस की जगह हम एक देश की बात करते हैं, हम अगर एक देश की बात करें तो वहां पे अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो हमें सुपर पावर किसको देनी पड़ेगी? केंद्र को देनी पड़ेगी। ठीक है। केंद्र जो है वो राज्यों पर अपना नियंत्रण बिठाएगा। अगर राज्यों पर नियंत्रण बिठाया और राज्यों को केंद्र की सारी बातें माननी पड़ेगी, तो आपको नहीं लगता कि ये संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में हम पहुंच गए हैं? संघीय से एकात्मक में पहुंच गए हैं, है ना? तो संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था हम बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं। तो ये कब हो रहा है? ये हो रहा है आपातकाल की स्थिति में, है ना? और ये जो व्यवस्था है ना, ये भारत की अनोखी व्यवस्था है। ये किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि सामान्य स्थिति में आप संघीय व्यवस्था में हैं और आपातकाल की स्थिति में आप एकात्मक व्यवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये जो है, ये हमारे संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सामान्य स्थिति में क्या था? सामान्य स्थिति में संघीय व्यवस्था थी और आपातकाल की स्थिति में एकात्मक व्यवस्था हो गई। एकात्मक व्यवस्था क्यों हो गई? क्योंकि केंद्र ने नियंत्रण ले लिया अपने हाथों में। बात आई समझ में? केंद्र ने अपने हाथों में नियंत्रण ले लिया है, इसलिए जो व्यवस्था है वो संघीय से एकात्मक हो गई है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये हुआ क्यों और ये इसके प्रावधान संविधान में किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। तो संविधान में जो है कितने प्रकार के एक तो आपातकाल है, हम ये देखेंगे। उनको क्या क्या अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं और उनकी क्या वैल्यू है हमारे देश में। ठीक है। तो देखिए, एक तो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? वो आता है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल आया अनुच्छेद 352 में। फिर आता है एक प्रकार राष्ट्रपति शासन, जो आता है अनुच्छेद 356 में। और फिर आता है वित्तीय आपातकाल, और ये आता है अनुच्छेद 360 में। तो चार चार के अंतर से ये अनुच्छेद हैं आपातकाल के। और इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप याद कर लीजिए देश से। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये देश हो गया, ये हो गया राज्य, और ये हो गया पैसा। देश, राज्य और पैसा। अदरवाइज ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल है, कौन सा राष्ट्रपति शासन है और कौन सा वित्तीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमने देखा अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। अब हम इन तीनों के आधार देखते हैं कि किन किन आधारों पर ये आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आधारों पर लगाया जाता है। एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण और एक है आपका सशस्त्र विद्रोह। तो जब लास्ट ईयर यूपीएससी का प्रीलिम्स होना था तो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की तरफ से 26 लोगों को कश्मीर में मार दिया गया था।
तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे वो ये चाह रहे थे कि युद्ध घोषित हो जाए, जिससे कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी और उसकी वजह से जो है पेपर इनका हो जाएगा पोस्टपोन, तो इन्हें पढ़ने मिल जाएगा और ज्यादा टाइम। बट वो हुआ नहीं। ठीक है, तो युद्ध के आधार पे कर सकते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पे कर सकते हैं, लगभग सेम ही है। बाह्य आक्रमण मतलब किसी ने आक्रमण किया, हम युद्ध में अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे 2020 में चाइना ने अटैक किया, चाइना के कुछ सैनिकों ने इंडिया पे अटैक किया, तब भी हमने बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं किया था। लेकिन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया 1962 में और 1971 में। तो 1962 में क्यों किया गया? क्योंकि चीन ने कर दिया था उस समय भी, वो बहुत बड़े लेवल पे आक्रमण किया गया था, इसलिए 1962 में आपातकाल घोषित किया गया बाह्य आक्रमण के आधार पे। 1971 में भी घोषित किया गया बाह्य आक्रमण के आधार पे। तो 1971 में क्या है, पाकिस्तान ने बाह्य आक्रमण किया था। ठीक है, 1965 में भी 1965 में भी पाकिस्तान ने बाह्य आक्रमण किया था। बट हुआ ये कि जो 1962 का आपातकाल था वो पहले ही 1968 तक चल रहा था और था भी बाह्य आक्रमण के आधार पर, इसलिए दोबारा आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ी। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल को हम थोड़ा विस्तार में समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जो आपातकाल है, मैंने आपको बताया कि इसके 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब ये जो सशस्त्र विद्रोह वाली चीज है ना, मैंने आपको क्या बताया कि 1962 और 1971 में आपका बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। लेकिन इमरजेंसी क्यों डिफेमस हुई है? 1975 के आपातकाल की वजह से। 1975 में क्यों आपातकाल लगाया गया? कहा जाता है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि उनका जो चुनाव हुआ वो चुनाव में जीत गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। अब जब चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया तो मैडम प्राइम मिनिस्टर को लगा कि गद्दी छिन जाएगी, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि जनता का ध्यान जो है वो चुनाव से हटा करके कहीं और ले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, उस समय मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नाम नहीं था, आंतरिक गड़बड़ी नाम दिया गया था कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर ने इसी का प्रयोग किया, या कहें कि दुरुपयोग किया, तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है आपातकाल लगा दिया। इसके बाद 1975 हो गया, इसको चेंज करके 44th जो संविधान संशोधन था उसमें इसको आंतरिक गड़बड़ी को चेंज करके किया गया सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम देखें जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल आपका कहाँ कहाँ लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल से तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि वो पूरे देश में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का तात्पर्य यह भी है कि वो पूरे राष्ट्र या राष्ट्र के किसी एक भाग में लगाया जा सकता है, और इसको भी बाद में संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। पहले पूरे राष्ट्र में ही लगाने का प्रावधान था, लेकिन फिर अब इसको राष्ट्र या किसी एक भाग, उसके किसी एक भाग में लगाने के लिए बोल दिया गया। आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह कर दिया, मैंने आपको कारण बताया क्यों कर दिया, क्योंकि 1975 में ऐसा किया गया था। और हाँ, एक बात स्पष्ट मैं ये भी कर दूं कि 1971 में ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही थी। फिर क्यों किया गया? इसमें इमरजेंसी चल रही थी बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक, 1975 में बोल दिया गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बार किसी आधार पर इमरजेंसी लग गई तो दूसरी बार इमरजेंसी नहीं लग सकती, दूसरी बार आपातकाल धूमधाम से लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। फिर क्या बात है कि जब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने आपातकाल लगाया तो आपातकाल के लिए मैडम प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति जी को कॉल करके बोल दिया कि सर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, सिचुएशन खराब है। सर को लगा कि प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया है तो करना ही पड़ेगा, अब वो तो क्या करें, है ना। अब उस समय के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या आज के समय के प्रेसिडेंट वो नहीं है ना, डेमोक्रेटिक नहीं था उनका
रिलेशन। तो क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, मैडम प्राइम मिनिस्टर ने बोला, और राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी आपातकाल से संबंधित कोई प्रावधान है और उसको चेंज किया गया है तो मोस्टली या तो वो 38वां संविधान संशोधन 1975 होगा या फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा। तो ये दो संविधान संशोधन आपातकाल के जो आपका चैप्टर है उसमें कई बार आएंगे, तो हमें ये दोनों चैप्टर याद रखने होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि 2 बार लगाई जा सकती है इमरजेंसी। दूसरा मैं बता रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति को बोल के इमरजेंसी लगवा दी, पर ऐसा नहीं हो सकता। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया कि लिखित सिफारिश से ही आपातकाल लगाया जा सकता है। अब किसके लिखित सिफारिश? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की? नहीं, मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल को हम और क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, और यही एकमात्र जगह है संविधान में जहां पर कैबिनेट शब्द आया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि कैबिनेट शब्द का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एकमात्र जगह आपातकाल वाला चैप्टर है जहां पर आपका कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर अब हम समझते हैं कि कैसे जब आपातकाल लाया जाता है तो उसकी उद्घोषणा कैसे होती है। क्या बस राष्ट्रपति ने बोल दिया आपातकाल का तो क्या आपातकाल लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपातकाल के लिए राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे और उनको पहले प्रधानमंत्री जी और मंत्रिमंडल के द्वारा लेकिन सिफारिश दी जाएगी। राष्ट्रपति जी की उद्घोषणा हुई, उसके बाद क्या होगा? अब संसद में ये लाया जाएगा प्रस्ताव कि हमने आपातकाल लगा दिया है, अब सब लोग इस पर अपना ठप्पा लगा दो। अब क्या होगा कि संसद में इसको लाया जाएगा। संसद से कितने दिनों के अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए, अनुमोदन मिलना चाहिए, तब जाके आपातकाल की घोषणा जारी रहेगी? संसद से मिलना चाहिए मूल संविधान के अनुसार 2 महीने में। बट अब ये 2 महीने नहीं रहा, इसको अगेन चेंज कर दिया गया और इसको 1 महीना कर दिया गया। क्योंकि आप समझिए कि जब आपातकाल अगर ज्यादा चल गया और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई तो लोगों के मूल अधिकारों का क्या होगा, ये हम आगे समझेंगे कि मूल अधिकारों का किस तरीके से दुरुपयोग होता है और 1975 की इमरजेंसी में किस तरीके से पशुवत तरीके से लोगों के मूल अधिकारों को कुचला गया और उनको जीवन जीने तक का अधिकार ठीक से नहीं मिल पाया। तो ये 1 महीना कर दिया गया। अब 1 महीना कैसे? अगर मान लीजिए 1 महीने के अंदर लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा का तो विघटन हो चुका है, लोकसभा है नहीं, तो 1 महीने के अंदर कैसे अप्रूवल मिलेगा दोनों सदनों से? तो उन्होंने कहा इस सिचुएशन को देखते हुए कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा 1 महीने के अंदर अनुमोदन कर दे। ठीक, लेकिन लोकसभा तब भी नहीं आई क्योंकि लोकसभा के अप्रूवल के बिना तो नहीं होगा ना। तो लोकसभा जब आ जाएगी, लोकसभा के गठन के जब लोकसभा गठित हुई उसकी तारीख से 1 माह के भीतर इसको स्वीकृति मिल जानी चाहिए। कैसे स्वीकृति मिलेगी? बहुमत आपने पढ़े थे, इनको मिलती है स्वीकृति विशेष बहुमत से, और जिसको हम अगर बोलें तो हम इसको बोलते हैं दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से, सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ट्रांसलेटेड वर्जन यूज करती है, तो अगर हमें उसका इंग्लिश वर्जन अच्छे से पता होगा तो हमें प्रीलिम्स में खासकर दिक्कत नहीं आएगी समझने में, क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये विशेष बहुमत से होता है अनुमोदन। लोकसभा के गठन के 1 महीने के बाद राज्यसभा है 1 महीने के अंदर अनुमोदित कर दे। अब भाई अनुमोदित तो कर दिया, आगे क्या? कितने टाइम तक जारी रहेगी? अनुमोदन के 6 माह तक जारी रहेगी आपातकाल की स्थिति। 6 माह तक जारी रही, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अपने आप वो डिसॉल्व हो गई, बट उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। संसद उसको फिर से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है, सेम प्रोसेस के थ्रू, सेम प्रक्रिया, और 6 महीने फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ाना है 6 महीने फिर बढ़ा दिया। अब आप सवाल पूछेंगे कि
फिर 6 महीने बढ़ा दिया तो कोई तो लिमिट होगी? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ा दिया, है ना? तो हमें ये सारी बातें आपातकालीन प्रावधान के संबंध में याद रखनी होती है। अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या है, 6 माह तक बढ़ा दिया। अब अगर लोकसभा आपातकाल के सिचुएशन में चुनाव तो मुश्किल है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे ऑलरेडी सिचुएशन खराब है, चुनाव कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाना है तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल। फिर अगर आपातकाल लंबा खिंच गया तो फिर 1 साल, और लंबा खिंच गया तो फिर 1 साल, अगेन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको हम अनंत काल तक बढ़ा देंगे, और ऐसा हो भी चुका है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। आपातकालीन प्रावधान के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो राज्य और केंद्रों का संबंध है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वित्तीय जो वितरण है केंद्र और राज्यों के बीच उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं उनके मूल अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनके मूल अधिकार जो है वो निलंबन हो जाता है, उनका मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अब मूल अधिकारों का निलंबन, तो क्या सारे मूल अधिकार निलंबित हो गए या सारे मूल अधिकार खत्म हो गए? समझना पड़ेगा कि जो निलंबन शब्द है इसका मतलब है सस्पेंशन। जब किसी व्यक्ति को निलंबित किया जाता है नौकरी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हटा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि उस पर अभी जांच चल रही है, इसीलिए वो अभी काम पे ना आए, क्योंकि जांच को प्रभावित कर देगा। इसीलिए मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, अगर मैं आज बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये मेरा आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्यवसाय का अधिकार है। अगर व्यवसाय का अधिकार आपातकाल लगा है तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज या हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकती कि मुझे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा, मेरी जीविका का अधिकार मुझसे छीना जा रहा है। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, धूमधाम से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर अभी 2 पुलिस वाले आके मुझे बोलने लगे कि मैडम इमरजेंसी है और अब आप नहीं पढ़ा सकते, तो मैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। पर इसका मतलब क्या ये है कि लोअर कोर्ट में चली जाऊंगी? लोअर कोर्ट में मूल अधिकारों के निलंबन की स्थिति में नहीं जाया जा सकता। तो इसका मतलब है कि जो मूल अधिकार है उनका उपचार निलंबित हो जाता है ना। तो जो आर्टिकल 32 आपने मूल अधिकारों में पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो उपचार है ना मूल अधिकारों का, उसके लिए आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो केंद्र और राज्यों के बीच कैसा संबंध हो जाता है? केंद्र राज्यों की कार्यकारी शक्तियों पर, कार्यकारी शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिस हिसाब से उन्हें काम करवाना है वो उस हिसाब से काम करवा सकते हैं। लेकिन जो राज्य विधानसभाएं हैं उनका निलंबन नहीं होता है, ठीक है। तो राज्य विधानसभाओं का निलंबन नहीं होता। यदि जरूरत पड़ती है तो केंद्र राज्य को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, और किसी भी हद तक निर्देश दे सकते हैं, चाहे वो राज्य सूची का विषय ही क्यों ना हो। तो राज्य सूची के विषय पर भी ऐसा किया जा सकता है। वित्तीय वितरण केंद्र और राज्य के बीच, राज्य की राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा वित्तीय वितरण को केंद्र और राज्य के बीच जो वर्टिकल या हम कहें कि ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, इस तरीके से उसको रोका जा सकता है। और ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप चैलेंज से रिलेट करें तो आपातकाल के समय जो भी कानून बनाए गए ना उनको चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा संविधान में लिखा था कि उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर ऐसे तो अराजकता हो जाएगी ना, कोई कुछ भी करने लगेगा। इसलिए बोला गया कि सिर्फ आपातकाल से जो संबंधित कानून बनाए जाएंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही उनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। यदि मुझे
आपातकाल के समय में जीविका का अधिकार नहीं दिया गया, तो मैं इस बात को आगे बोल सकती हूँ कि मेरा जीविका का अधिकार मुझे नहीं मिला, मुझे वांदे पड़ गए खाने पीने के, लेकिन इसका तात्पर्य हो सकता है बाद में मुझे रेमेडीज मिले, बट क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती ना। तो ये बात सीधा बोला गया है संविधान में कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल और हैं जिनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं आपको बस रेफरेंस दे देती हूँ। अनुच्छेद 358 और 359 ये मूल अधिकारों के निलंबन से ही संबंधित है। इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये होता है कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकारों का निलंबन अपने आप हो जाएगा, किसी घोषणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अनुच्छेद 359 में बोला गया है कि ऐसे मूल अधिकार जिनकी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दें कि ये मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, तो सिर्फ वही मूल अधिकार निलंबित होंगे, और उसमें भी अपवाद है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। मतलब दोष सिद्धि से संरक्षण और 21 यानी कि जीवन का अधिकार एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपसे किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपातकाल को यदि हटाया जाना है तो कैसे हटाया जाएगा। आपातकाल का हटाया जाना कैसे हटाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, जैसे लाए थे वैसे हटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपातकाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव जाना चाहिए, और वो जाएगा लोकसभा से। लोकसभा से एक प्रस्ताव जाएगा। अब कितने लोग लेके जाएंगे, है ना, ये कोरम होना चाहिए। तो 1/10 सदस्य लोकसभा के यदि ये प्रस्ताव लेकर के चले जाएं 14 दिन के पूर्व नोटिस के साथ कि बहुत हो गया, आपने बहुत मूल अधिकारों का निलंबन कर लिया, उल्लंघन कर दिया, लोगों का बहुत नुकसान करा दिया, अब जो है हटा दो, अब आपातकाल आप हटा दो। तो 14 दिन पहले लेकर आओ और 1/10 सदस्य हस्ताक्षर के साथ एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि आप अब आपातकाल हटा दीजिए, तो आपातकाल राष्ट्रपति हटा देंगे। अब हमने क्या देखा था कि जब आपातकाल लाया जा रहा था तो राज्यसभा का भी उसमें योगदान था, है ना, उसमें राज्यसभा की भी पार्टिसिपेशन थी। बट आपातकाल हटाए जाने के लिए राज्यसभा की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अब आप ये आप सोच के बताएंगे कि राज्यसभा की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होगी। और दूसरा, यहाँ पे साधारण बहुमत के द्वारा आपातकाल को हटाया जा सकता है। हमने वहां क्या पढ़ा था, विशेष बहुमत के द्वारा। तो जब भी हम ये आपातकाल वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें एक टेबल बना लेनी चाहिए, जिसमें हम एक तो ऐसे पढ़ेंगे कि जब आपातकाल लागू होगा तो आपातकाल लागू होने की स्थिति में क्या होगा, और आपातकाल हटाए जाने की स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये हमें क्लैरिटी देती हैं कि आपातकाल लागू करने की स्थिति में क्या होगा और हटाए जाने की स्थिति में क्या होगा। देखिए, इस बार का जो पेपर है वो मैं मानती हूँ बहुत एब्सर्ड एंड आर्बिट्ररी पूछा गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी वैसा ही पूछा जाएगा और हम स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देना बंद कर दें। तो हमें स्टैटिक पोर्शन को तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो उसके लिए यही एक मेथड होता है कि आप नोट्स बनाएं और इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बना के इन चीजों को सिंप्लीफाई करके रखें, सो दैट आपको आगे जाकर के दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर अब जो राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है उसको हम कभी किसी और दिन देखेंगे। ओके, थैंक यू।